चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। 20वीं सदी के शुरुआती समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। एक तरफ हमारा भारत आजादी की जंग लड़ रहा था, गांधी युग का उदय हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप पहले महायुद्ध के चंगुल में फंसा हुआ था। देशों के बंटवारे और आपसी कश्मकश, मानो पूरी दुनिया एक जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। इस भयानक महायुद्ध के अंत होने पर भी सामान्य जीवन की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। सारे देशों को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ी। खासकर रूस में तो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में एक गंभीर विकलांगता आ चुकी थी। फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद हो रही थीं। खेतीहर मजदूरों पर मालिकों के हाथों घोर अत्याचार, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी जैसी चीजों ने इस विशाल देश को घेर लिया था। अमीर और भी अमीर होते जा रहे थे और गरीब और भी गरीब। धीरे धीरे रूसी नागरिक मार्क्सवाद और समाजवाद जैसी कल्पनाओं के अधीन होने लगे। जब लोगों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। 65 million go to war, right? 10 million die, 10 million become orphaned, 20 million become maimed, crippled, or wounded. You had catastrophe in Europe. You had a Holocaust in Europe. You had a desire for change. Who can stop when there was such a revolutionary sentiment? 1917 में देश के सर पर पूरे 50 बिलियन रूबल का कर्जा था। दुनिया के सबसे बड़े देश का अस्तित्व ही धोखे में था। सामान्य रूसी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोल्शेविक संगठन ने ऐसी ही परिस्थितियों में आखिरकार अपनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का निर्णय किया। निशाना था रूसी राजधानी पेट्रोग्राद, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पेट्रोग्राद के विंटर पैलेस में रूसी सरकार का निवास था। रात के अंधेरे में पेट्रोग्राद बंदरगाह पर खड़े औरोरा नाम के जहाज की तोप से एक गोला बरसाया गया। बोल्शेविक लाल सैनिकों के लिए यही एक इशारा था। जल्द ही अंधकार के सन्नाटे में हलचल मच गई। The crucial moment was the point at which they went into a situation of mutiny, and the only way they could preserve themselves or save themselves after that was by the mutiny spreading. लाल सैनिकों की सेना ने एक एक करके पेट्रोग्राद के सारे मुख्य केंद्रों पर कब्जा कर लिया। लगभग सारे प्रमुख सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अक्टूबर की सुबह की किरणें पेट्रोग्राद पर जब पड़ी तब विंटर पैलेस पर लाल झंडा लहरा रहा था। दोस्तों, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1917 में आज ही को इतिहास में अक्टूबर रेवोल्यूशन या लाल अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। इसी विद्रोह के परिणाम से रूसी सरकार पर असंतुष्ट सामान्य नागरिकों ने कब्जा कर लिया और नतीजे से रूस पूरी तरह से समाजवाद अपनाने वाला सबसे पहला और सबसे विशाल देश बन गया। अगले 4 साल में रूस में आंतरिक राजनीतिक युद्ध चलता रहा और आखिरकार 1922 में सोवियत यूनियन की स्थापना की गई। दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है आज का दिन। मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें सैनिक बनना हो तो एक सेनापति बनो, अगर तुम्हें धर्मगुरु बनना है तो पोप बन के दिखाओ। मुझे एक चित्रकार बनना था, इसलिए मैं पिकासो बन गया। पिकासो के ये आत्मविश्वास से भरे शब्द कुछ गलत नहीं हैं। आज भी हर उभरता चित्रकार पिकासो बनने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन पिकासो तो एक ही है। शायद दुनिया के ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे होंगे।
चित्रकला के बारे में अज्ञानियों ने भी पिकासो का नाम सुना होता है। अपने लंबे कार्यकाल में पिकासो ने मानो बार बार चित्रकला की दुनिया को अपने इशारे पर बदलने पर मजबूर कर दिया। जिस समय पर कलाकारों की जिंदगी गरीबी और लाचारी से घिरी होती थी, उस समय पिकासो ने ये दिखा दिया कि एक सफल कलाकार एक सफल और आनंदमय जीवन भी जी सकता है। I think there's no getting away from Picasso. He managed to transform the whole period. When you are brought up with someone who has such a personality, you really think that's really quite normal. The true understanding of Picasso is live with what he did, live with his ugliness, live with his barbaric cruelty upon occasion, and also live with the fabulous generosity of his output, of his work. पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 यानी 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मालगा प्रांत में हुआ था। 8 साल की उम्र में उन्होंने चित्रकला सीखनी शुरू की थी, लेकिन उनके ये चित्र किसी सामान्य 8 वर्षीय बालक जैसे नहीं थे। इस नन्हे बच्चे के हाथों में एक ऐसी प्रगल्भता थी जो उनके चित्रों में साफ नजर आती। एक ही रेशे से वो किसी भी चीज का चित्रण कर सकते। पिकासो के पिता खुद एक चित्रकला शिक्षक थे। अपने बेटे का कौशल देखकर उन्होंने उसे सराहा और उसके बाद पिकासो का चित्र प्रशिक्षण विधिवत तरीके से प्रारंभ हुआ। पिकासो के पिता जिन स्कूलों में चित्रकला सिखाते, वहीं पर छोटे पाब्लो को भी ले जाते। धीरे धीरे पाब्लो का कौशल बढ़ता गया। जब उनके पिता बार्सिलोना की आर्ट एकेडमी में सिखाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक स्टूडियो भी ले लिया। इस समय पिकासो की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। His mother used to say that the first syllable he pronounced after mama and papa was peas, which meant pencil, because he used to see his father draw and already wanted to do so. This means he already had the instinct. अब तक उन्हें वेलास्केज और रिम्ब्रांट जैसे महान चित्रकारों की शैली बहुत पसंद थी। मानवीय शरीर का 100% सही चित्रण इसमें किया जाता था, लेकिन केवल 16 वर्षीय पिकासो कितनी भी प्रगति दिखाते, उन महान चित्रकारों की कला को छूना उनके लिए उस समय लगभग नामुमकिन था। निराश होकर पिकासो ने एक अलग रास्ता अपनाना चाहा। इसी समय बार्सिलोना शहर का कला क्षेत्र एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। पारंपरिक चित्रकला छोड़कर कुछ नया कर दिखाने की इच्छा से पिकासो ने चित्रकला विद्यालय से अपना नाम खारिज कर दिया। बार्सिलोना में अंतोन गौदी की सुंदर इमारतों ने पिकासो को बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन यूरोपीय कला का नया केंद्र बन रहा था पेरिस, और पिकासो यहीं पर पहुंच गए। पेरिस के उनके पहले कुछ सालों को उनका ब्लू पीरियड कहा जाता है। पेरिस और पिकासो तो मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। यहाँ पर पिकासो की कला खिलकर सामने आई। उनका एक महत्वपूर्ण गुण ये था कि वो कभी भी नए स्रोतों से प्रेरणा लेने के लिए झिझक नहीं दिखाते थे। रंगों का बहुरंगी उपयोग करने वाला फॉविस्म, आकार को मूलभूत हिस्सों में तोड़ने वाला कुबिस्म, लगभग 1000 साल पुरानी अफ्रीकन कला, ये सारी चीजें पिकासो के काम में घुल गईं। एक महान चित्रकार के तौर पर पिकासो का आगमन दुनिया ने देख लिया था। There was this strange Andalusian phrase, it's called mirada fuerte, but what it's about, the strong gaze, to possess an object with his eyes. One of his early friends said they were amazed that Picasso, when he looked at a piece of paper, there was anything left because the eyes were so strong. They sort of, it seemed as if he was going to burn the image off the paper. 1907 में बनाई गई लेस दिमोइसेलेस दी अविग्नन यानी अविग्नो की महिलाएं नाम की उनकी पेंटिंग शायद इस सदी की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक होगी। इसी चित्र से पिकासो का क्यूबिज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में प्रवेश हुआ। किसी व्यक्ति का हूबहू चित्रण करना अब उन्हें ज्यादा रास नहीं आता था। इसके बदले अपने मन का भाव सही प्रकार से कैनवस पर उतारना उन्हें ज्यादा पसंद आने लगा, और यही एक अच्छे चित्रकार की असली कसौटी भी होती है। उस समय के महान चित्रकार जैसे ब्राक, मतीस, सिज़ैन, साल्वाडोर डाली, मोडिग्लियानी आदि के साथ तो उन्होंने काम किया ही, लेकिन कई दशकों बाद जियाकोमेत्ती, फ्रांसिस बेकन, फ्रांस क्लाइन जैसे नए कलाकारों के साथ भी वो काम करते रहे। वो कहते हैं चित्रकला अंधे लोगों का काम है। वो जो देखते हैं उसका चित्र नहीं बनाते, बल्कि उस चीज को कैनवस पर उतारते हैं जिसका वर्णन अपने दिल में बसा हो।
ऐसा अनुमान है कि पिकासो ने अपने कार्यकाल में लगभग 22,000 कलाकृतियां बनाई। इनमें शिल्प, कोलाज, पेंटिंग्स, स्केचेस आदि शामिल हैं। उनके एक और प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका की सुंदर कहानी सुनिए। 1937 में स्पेन के गुएर्निका गांव पर बम गिरा के उसे जलाकर राख कर दिया गया। इस घटना से प्रभावित होकर पिकासो ने गुएर्निका नाम की एक विशाल कलाकृति बनाई। इस चित्र का दर्शन करने के लिए लाखों लोगों का जमघट खड़ा हो गया। गुएर्निका के भीषण प्रपात का चित्रण देखकर कईयों की आंखों में आंसू छलक आए और इस चित्र से प्रेरणा लेकर फासिज्म और युद्ध के खिलाफ नई हलचल पैदा हो गई। अपने जीवन काल में पिकासो को जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी आज तक किसी और चित्रकार को नहीं मिल पाई है। इस सदी के सबसे महंगे चित्रकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। अपने चित्रों से समाज का समालोचन तो कई चित्रकार करते हैं, लेकिन समाज का हुलिया बदलने की ताकत सिर्फ पिकासो में ही नजर आती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से हैं 1903 की द ओल्ड गिटारिस्ट, 1908 की द वुमन विद द मैंडोलिन, 1919 की द ओपन विंडो। लगभग 70 वर्षों तक किसी भी कलात्मक क्षेत्र में अपना अलग स्थान बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, ये शायद हम और आप नहीं समझ सकते। I always feel that a lot of Picasso's ambition and drive to become the greatest painter in the world came from the fact that he had to exorcise his father's appalling failure. I think that this is at the root of Picasso's determination to become a better draftsman than anybody, to become the greatest painter in the world. इस कार्य के लिए जरूरी होती है कड़ी मेहनत, संवेदनशीलता और अपने कार्य के प्रति अथाह प्रेम। और पिकासो को तो ये पता ही था कि उनका जन्म एक चित्रकार बनने के लिए ही हुआ है। वो कहते हैं, बालक सबसे श्रेष्ठ चित्रकार होते हैं, बड़प्पन इस कला को छीन लेता है। 1973 की अपनी मृत्यु तक ये 90 साल का बालक काम करता रहा और अपनी अद्भुत, संवेदनशील और मनोरम कलाकृतियों की वजह से पिकासो हमेशा अमर रहेंगे। उन्नीस 1945 के भीषण अणु विस्फोटों को दुनिया आज तक नहीं भुला पाई है। लेकिन दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली अणु शक्ति एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा सकती है। एक छोटे से यूरेनियम अणु के अंदर बहुत ऊर्जा छिपी होती है और इस शक्ति को अपने काबू में करने के लिए शास्त्र तंत्र बनाना सोचने की बात है कि कितनी मुश्किल चीज रही होगी। दूसरे महायुद्ध के दौरान लोस एलामोस में कुछ अमेरिकी शास्त्रज्ञों ने मिलकर यह मुश्किल काम कर दिखाया और जन्म हुआ अणु बम का। लेकिन इस बम के निर्माण से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के ग्रुप लीडर विलियम हिगिनबोथम ने जब इसकी वजह से हुए हाहाकार और आपत्ति को देखा, तब उन्होंने अपना जीवन अणु शक्ति के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। विलियम हिगिनबोथम का जन्म 25 अक्टूबर 1910 यानी 25 अक्टूबर 1910 को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के ब्रिजपोर्ट शहर में हुआ था। विलियम्स कॉलेज और कार्नेल यूनिवर्सिटी में शिक्षण के बाद उन्होंने जग प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया। दूसरे महायुद्ध के दौरान लोस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में युद्ध तंत्र ज्ञान के विकास में जुटे शास्त्रज्ञों में से एक थे। अणु बम की शुरुआती प्रज्वलन सामग्री बनाने में उनका अहम योगदान था। इसके अलावा B-28 बॉम्बर विमान का रेडार भी इन्होंने ही विकसित किया था। जापान पर हुए अणु हमले ने सारी दुनिया को बौखला दिया। इतना शक्तिशाली और घातक शस्त्र कभी देखा ही नहीं गया था। जल्द ही सारे देशों में अणु शस्त्र को बनाने की रेस लग गई। विलियम हिगिनबोथम के मन को ये बात नहीं भाई और अणु बम के विकास करने वाले उनके कई साथियों के मन में भी यही विचार था। अगर सही उपयोग किया जाए तो अणु शक्ति असल में अत्यंत लाभदायी बन सकती है। आज के जमाने में जहां हमारे पारंपरिक पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोत खत्म होने के मार्ग पर हैं, शायद अणु ऊर्जा पर ही हमें भविष्य में निर्भर होना पड़ेगा। अणु शक्ति के शांतिमय उपयोग के लिए विलियम हिगिनबोथम ने बिल्कुल सही समझा था।
लोस एलामोस के अपने साथियों के साथ उन्होंने फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स यानी FAS की स्थापना 1946 में की। ये संस्था अणु शक्ति और एनर्जी तंत्रज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए लड़ती है। FAS के पहले चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनने की जिम्मेदारी भी विलियम हिगिनबोथम ने उठाई। इसके अलावा 1974 से लेकर 1994 की अपनी मृत्यु तक वो जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मैनेजमेंट के तांत्रिक संपादक भी रहे थे। मानवीय प्रगति का एक अहम हिस्सा होता है वैज्ञानिक सदुपयोग। विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके उपयोग से जानें खोई भी जा सकती हैं और बचाए भी। हमारा कर्तव्य है कि इस अद्भुत शक्ति से हम कुछ अच्छा कर दिखाएं। और जब विलियम का समय आया तो उन्होंने इस तरह की जिम्मेदारियां उठाने में झिझक नहीं दिखाई। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि विलियम हिगिनबोथम का नाम एक बहुत मनोरंजक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। 1998 में जब वो ब्रूक हेवन लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक कंप्यूटर की सूचना पत्रक से उस पर वक्र रेखाएं बनाना सीखा और सोचा कि इससे तो एक अच्छा गेम बन सकता है। और इस तरह से जन्म हुआ टेनिस फॉर टू का। 4 घंटों में विकसित किया गया और 2 हफ्तों में बांधकर पूरा किया गया यह खेल दुनिया का पहला वीडियो गेम कहलाता है। अगले साल 1959 में उन्होंने इस वीडियो गेम को इस तरीके से विकसित किया कि अब आप चांद और जुपिटर पर भी चाहे तो टेनिस खेल सकते हैं। Willie Higginbotham created this game as part of an annual Visitors' Day that occurred at Brookhaven every year, when people would come in and see what was happening at Brookhaven. And normally the exhibits that were available for people to see were just posters and, you know, things, equipment, static exhibits. He wanted something interactive where the people would be able to actually do something. The division had an analog computer, Donner analog computer, that they used for solving mathematical problems, and it came with a little instruction book that showed how to program it to simulate a ball bouncing or ballistic missile trajectory or things like that. So he decided, well, this sounds like we could put together a tennis game and make it interactive where 2 people could play. विलियम हिगिनबोथम का निधन 10 नवंबर 1994 को हुआ। मरते दम तक उन्होंने अणु शक्ति के लिए काम किया, लेकिन शायद उन्हें दुख इस बात का रहा कि लोग उन्हें वीडियो गेम्स के पितामह के रूप में जानते हैं। आज हम याद करते हैं विलियम हिगिनबोथम को एक चतुर, नेक और सच्चे शास्त्रज्ञ और एक शांति प्रिय इंसान के रूप में। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हेनरी नोरिस रसेल का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। 20वीं सदी के पहले कालखंड के सबसे श्रेष्ठ शास्त्रज्ञों में उनका नाम गिना जाता है। आज ही के दिन यानी 25 अक्टूबर 1877 यानी 25 अक्टूबर 1877 में उनका जन्म हुआ था। जब वो केवल 5 साल के थे तब उनके माता पिता ने उन्हें आकाश की गहराइयों में झांककर शुक्र ग्रह को पहचानना सिखाया। वो बचपन से ही होशियार थे। केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने सुप्रसिद्ध प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल कर ली थी। ये डिग्री उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिमान के साथ हासिल की थी। प्रिंसटन के गुरुजनों द्वारा दिए जाने वाला ये सम्मान इसके पहले और इसके बाद किसी को भी दिया नहीं गया है। यहीं पर सिखाने वाले प्रोफेसर चार्ल्स ए यंग के प्रोत्साहन की वजह से हेनरी को खगोल शास्त्र में रस आया। उन्हीं के मार्गदर्शन से हेनरी ने अपनी PhD पाई। प्रिंसटन का समय उनके लिए बहुत सुहाना था। गणित की पढ़ाई करना उन्हें बहुत पसंद था। उनकी माँ को भी गणित के लिए कई पुरस्कार मिल चुके थे। इसके अलावा वो अपने खाली समय में माउंटेन क्लाइंबिंग किया करते। प्रिंसटन से उनका नाता हमेशा जुड़ा रहा। उनके सारे सहपाठियों को उन पर बहुत गर्व था। 1927 में जब उनके 1897 बैच के छात्रों की रीयूनियन हुई यानी गेट टुगेदर हुआ, तब उन सबके प्रिय शिक्षक चार्ल्स यंग के नाम से खगोल शास्त्र में एक स्कॉलरशिप शुरू की गई, जिसके पहले विजेता थे हेनरी नोरिस रसेल।
खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान बहुत सुंदर विषय हैं। रात के अंधेरे में जब हम आकाश को देखते हैं तब शायद हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष शायद इतना गहरा हो कि उसका कोई किनारा ही ना हो। जो चांद तारे हमें बिंदुओं जैसे दिखते हैं वो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। इन तारों का जो प्रकाश आज हमें दिखता है वो असल में हजारों सालों तक सफर करके हमारे पास पहुंचा है। इसका मतलब ये कि आज आपको नजर आने वाला कोई तारा शायद कई वर्षों पहले टूट भी चुका होगा और ये बात हमें कई वर्षों तक समझ नहीं आएगी। ऐसी लुभावनी कल्पनाओं ने हेनरी का दिल जीत लिया था। प्रिंसटन के बाद वो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए और आखिरकार अमेरिका वापस आकर 1912 में वो डायरेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेटरी के पद पर नियुक्त हुए। हेनरी नोरिस रसेल ने एक तरीके से खगोल शास्त्र पढ़ने का तरीका बदल दिया। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का उपयोग करके उन्होंने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। तारों से आने वाले प्रकाश को विविध उपकरणों से एकत्रित करके उस पर संशोधन करके उन्होंने अनुमान लगाया कि तारों का वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस शोध से आधुनिक खगोल शास्त्र पूरी तरह से बदल गया। इसके अलावा हेनरी नोरिस रसेल का नाम न जाने कितनी चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे तारों के उद्गम से संबंधित हिटर्ज-स्प्रंग रसेल कलर मैग्नीट्यूड डायग्राम, तारों के वातावरण की खोज करने वाला रसेल मिक्सचर, अंतरिक्ष के प्रकाश का संश्लेषण करने वाला रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। रसेल का नाम तो मानो आधुनिक खगोल शास्त्र का हिस्सा ही बन गया है। They saw patterns in the way stars appeared in this plot, which led them towards an idea of how stars worked. This is called the HR diagram, or Hertzsprung-Russell diagram, and it's a key tool of stellar astronomy. In the typical HR diagram, the y-axis is luminosity, which runs from about 10 to the 6 solar luminosities, or an absolute magnitude of -10, down to about 10 to the -4 solar luminosities, an absolute magnitude of +15. The x-axis is temperature, photospheric temperature, or spectral class, running from O stars, traditionally plotted on the left side at temperatures of 40,000 Kelvin, down to M stars with temperatures of 2500 Kelvin. अपने कार्यकाल में उन्होंने अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस का अध्यक्ष पद संभाला। पूरी दुनिया के कई देशों की तरफ से उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। दुनिया भर में उनका भ्रमण रहा और साथ ही साथ उन्हें कई काबिल विद्यार्थी भी मिले। उनके विद्यार्थी आज भी खगोल शास्त्र में खुद श्रेष्ठ संशोधक माने जाते हैं। आगे जाकर हार्वर्ड ऑब्जर्वेटरी के अध्यक्ष बनने वाले उनके विद्यार्थी हर्लो शापेली ने कहा कि जीनियस एक ऐसा शब्द है जो हेनरी नोरिस रसेल के काबिल होगा। उनके मुताबिक विज्ञान की नई प्रगति ईश्वर के अस्तित्व को ठुकराती नहीं है, बल्कि ऐसा स्पष्ट होता है कि संसार की इतनी सुंदर संरचना के पीछे जरूर किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ होगा। ये श्रेष्ठ और बुद्धिमान शास्त्रज्ञ सबसे खुश तब नजर आता था जब वो अपने पोते पोतियों से घिरा उनके साथ खेल रहा होता था। कागज से अलग अलग प्रकार की नावें बनाकर अपने सफर की मनोरंजक कहानियां सुनाकर वो उन बच्चों का घंटों तक मन रिझाते और ये भूल जाते कि दुनिया के सबसे होशियार लोगों में उनका नाम गिना जाता था। हेनरी नोरिस रसेल की जिंदगी सचमुच उन तारों जितनी ही सुंदर थी। दोस्तों, देश में घटने वाली घटनाओं के बारे में हम वर्तमान पत्र में पढ़ते हैं। ये वर्ग लोक शासन की अहम कड़ियों में से एक है। अपने विचार प्रकट करने का पत्रकारों का मूलभूत स्वातंत्र्य देश के स्वातंत्र्य से जुड़ा हुआ है। जॉन टी फ्लिन एक ऐसे ही निडर अमेरिकन पत्रकार थे। जॉन टी फ्लिन का जन्म आज ही के दिन यानी 25 अक्टूबर 1882 यानी 25 अक्टूबर 1882 में हुआ था। जॉर्ज टाउन लॉ स्कूल से अपना शिक्षण पूरा करके वो न्यू हेवन रजिस्टर में पत्रकार के रूप में काम करने लगे। 1920 में वो न्यूयॉर्क चले गए और यहीं पर उन्होंने न्यूयॉर्क ग्लोब में वित्त संपादक का पद संभाला। आखिरकार 1923 में वो स्वतंत्र लेखन करने लगे और न्यू रिपब्लिक, हार्पर्स जैसे प्रतिष्ठित मासिकों के लिए लिखने लगे।
1932 में अमेरिका पर छाई हुई घोर वित्त आपत्ति ग्रेट डिप्रेशन के दौरान राष्ट्रपति पद की उम्मीद रखने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जॉन ने समर्थन किया था। उन्हें लग रहा था कि रूजवेल्ट देश को इस आर्थिक खाई से बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कुछ कार्यों के खिलाफ क्लिन ने आवाज भी उठाई, खासकर जब ग्रेट डिप्रेशन से उभरने के लिए रूजवेल्ट सरकार ने न्यू डील नाम की संरचना का निर्माण किया। उसकी कई कमियां जॉन टी क्लिन की वजह से ही सामने आई थीं। रूजवेल्ट के परराष्ट्र संबंधों का भी क्लिन ने कड़ा विरोध किया। उनके मुताबिक अमेरिकी सरकार देश को एक और यूरोपियन युद्ध में धकेलने के मार्ग पर थी। उस समय की सामाजिक परिस्थिति की तुलना उन्होंने बेनितो मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार के साथ की थी। जब युद्ध आखिरकार सामने आया तो क्लिन ने एक युद्ध विरोधी भूमिका निभाई। अमेरिका फर्स्ट समिति की स्थापना की गई, जिसके न्यूयॉर्क विभाग के वो अध्यक्ष बन गए। इस संस्था ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पिछले महायुद्ध से इटली में फासिज्म आया, रूस में कम्युनिज्म आया और जर्मनी में नाजिज्म आया। ये महायुद्ध अमेरिका में क्या लाएगा? सरकार के युद्ध के विरोध में उनका लेखन द ट्रूथ अबाउट पर्ल हार्बर जैसी पत्रिका और एज वी गो मार्चिंग जैसी पुस्तक में दिखता है। 1964 में उनका निधन हो गया। आज हम जॉन टी क्लिन को पहचानते हैं एक निडर पत्रकार के रूप में, जिन्होंने लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के मुताबिक काम किया। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,